हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से किसी रोलिंग बॉडी का हम वेलोसिटी डायग्राम और एक्सलेशन डायग्राम बना सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक पे बात करेंगे, जो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ रोलिंग बॉडी। बेसिकली रोलिंग मोशन के अंदर ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अगर आप इसको समझ लिए तो इसका मतलब होगा रोलिंग मोशन का 90% आपके कमांड में आ चुका है। तो इसको देखते बहुत अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ अ रोलिंग बॉडी। तो किसी रोलिंग बॉडी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सपोज हमारे पास एक डिस्क है जो कि टूवर्ड्स राइट चला जा रहा है और कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज में वह रोटेट करता हुआ जा रहा है। तो क्या इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन लगेगा वह फ्रिक्शन राइट को लगेगा या लेफ्ट को लगेगा? साफ दिख रहा है मुझे कि 90% स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो फ्रिक्शन होगा वो टूवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। हमने तो यही सीखा है, बॉडी आगे जाती है तो फ्रिक्शन पीछे लगता है। मगर हमें ये बात अच्छे से समझनी होगी कि जो फ्रिक्शन है ना, बेशक रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, लेकिन किन के बीच के रिलेटिव मोशन को? यस, जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उनके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो हमारी निगाह किस पे होनी चाहिए? इन कांटेक्ट पॉइंट्स पे, राइट। पूरे बॉडी से, इनफैक्ट आई शुड से पूरे बॉडी के मोशन से फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन का लेना देना किससे है? रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के रिलेटिव मोशन से उसको मतलब है। तो इस केस में कॉन्टैक्ट पार्टिकल्स कौन से हैं? ये फ्लोर और जो लोएस्ट पार्टिकल है डिस्क का, वो पार्टिकल। यानी कि हमें किनके बीच का रिलेटिव मोशन देखना होगा? इन दो पॉइंट्स के बीच का, सरफेस और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी निगाह किस पे होगी? इस लोएस्ट पॉइंट पे, राइट। तो जिस सवाल मैंने आपसे पूछा कि इस बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लग सकता है, तो उसका जवाब होगा कि वह फ्रिक्शन राइट को भी लग सकता है और लेफ़्ट को भी लग सकता है। बेशक बॉडी राइट की ओर चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद किसी केस में फ्रिक्शन लेफ़्ट को भी लग सकता है और किसी केस में फ्रिक्शन राइट को भी लग सकता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। क्योंकि फ्रिक्शन को किनके रिलेटिव मोशन से मतलब है? उन पॉइंट्स के मोशन से मतलब है जो पॉइंट्स आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, राइट। तो हमारी निगाह किस पे होगी? इस लोएस्ट पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए लेट अस कंसीडर 3 डिफरेंट केसेस, जिसके अंदर केस 1 होगा कि जो दो वेलोसिटीज़ होगी इन पार्टिकल्स के पास v और r ओमेगा, उनमें से पहला केस ये ले लेते हैं कि v इज़ ग्रेटर देन r ओमेगा। ऐसा हो ही सकता है कि हमने उसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो ज़्यादा दी, मगर जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो हमने उसको कम दी। अर्थात रोटेशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा है, हो सकता है कि वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v cm से कम हो। तो पहला केस लेते हैं जिसके अंदर v इज़ ग्रेटर देन r ओमेगा। इस केस में अगर हम लोएस्ट पॉइंट पे फोकस करें तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज़ हैं, v cm आगे की ओर और r ओमेगा पीछे की ओर। और क्योंकि v r ओमेगा से बड़ा है, इस वजह से
शायद रिजल्टेंट वेलोसिटी आगे की ओर होगी, एंड दैट विल बी v माइनस आर ओमेगा। जैसे कि मान लो v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड और आर ओमेगा की वैल्यू है, मान लेते हैं एक डेटा ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में उस पार्टिकल के पास आगे की ओर 5 है, पीछे की ओर 3 है, तो रिजल्टेंट कितना बताओगे? यस, 2 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर, राइट। तो उसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं? v माइनस आर ओमेगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है। अर्थात जो लोएस्ट पॉइंट है बेटा, उसके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आगे की ओर है v माइनस आर ओमेगा, और जो सरफेस है वो बिल्कुल रेस्ट पे है, जो कि फ्रिक्शन को कतई पसंद नहीं है। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट बॉडीज, बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। तो वह फ्रिक्शन जाहिर तौर पर क्या करेगा? इस रिलेटिव मोशन अर्थात इस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा। दैट मीन्स इस केस में साफ साफ हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो लगेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। सो इन द फर्स्ट केस अगर हमसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कह देंगे इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये पहला केस हुआ। ध्यान दे कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको निकालने के लिए हमें वेलोसिटी डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद करें जो फ्रिक्शन है वह रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अर्थात रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, ना कि रिलेटिव एक्सीलरेशन को। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज कराने के लिए वेलोसिटी डायग्राम के बजाय एक्सेलरेशन डायग्राम दिया जा सकता है। तो अगर यही हमें एक्सेलरेशन डायग्राम के रूप में हमें दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि बताओ कि इस बॉडी पे फ्रिक्शन किधर को लग रहा है, अगर a ग्रेटर देन आर अल्फा वाला केस दे दिया जाए तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप उसका जवाब देंगे डेटा इनसफिशिएंट, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायग्राम, आई रीट्रेट, एक्सेलरेशन का डायग्राम कतई ये डिसाइड नहीं करता कि उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी का डायग्राम। तो ऐसा गूगली दिया जा सकता है, उससे बचेंगे हम लोग, और आंसर उस केस में हम लोग डेटा इनसफिशिएंट देंगे, राइट। नॉर्मली वो डी ऑप्शन होता है, डेटा इनसफिशिएंट, तो उस डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कहीं पे कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ रोलिंग बॉडी can be obtained only from the velocity diagram of the body, not from its acceleration diagram. इसको लिख ले अपने कॉपी में। तो एडवांस के अंदर क्वेश्चंस के अंदर गलती कराने के लिए हमसे इस तरीके के गूगली के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा केस 1। नेक्स्ट केस में हम लोग ले लेते हैं कि v लेस देन आर ओमेगा। इस केस में लोएस्ट पॉइंट के पास फिर से आगे की ओर v और पीछे की ओर आर ओमेगा होगा, और क्योंकि इस बार आर ओमेगा v से बड़ा है इस वजह से रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, और उसे हम लिखेंगे लेफ्ट की ओर आर ओमेगा माइनस v, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर अब की बार v की वैल्यू 5 है और आर ओमेगा की वैल्यू 8 है, आप सिंपली कहेंगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, 8 माइनस 5 टुवर्ड्स लेफ्ट। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आर ओमेगा माइनस बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, जो कि फिर से फ्रिक्शन को कतई पसंद नहीं होगा, तो इस वजह से फ्रिक्शन लग जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो बेशक पूरी की पूरी बॉडी राइट की ओर जा रही हो, लेकिन उसके बावजूद जो फ्रिक्शन होगा वो लेफ़्ट में ना लग के वो लगेगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो याद रखें कि जो फ्रिक्शन होगा वो किन के बीच के मोशन को अपोज करेगा, वो अपोज करेगा द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। फ्रिक्शन को पूरे बॉडी से कोई मतलब नहीं, वो किस पॉइंट को देख के अपने डायरेक्शन को एडजस्ट करेगा, लोएस्ट पॉइंट को,
अर्थात द पॉइंट्स इन कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये दूसरा केस भी हो गया जिसके अंदर फ्रिक्शन लगा टूवर्ड्स राइट। तो पहले केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट में थी और दूसरे केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइट को है। तो इसी के साथ वक्त हो चुका है थर्ड केस लेने का, जिसके अंदर शायद एक ही केस बचता है जिसमें हम लेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा। v ग्रेटर हो गया, v लेस देन हो गया, अब हम बात करेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा। और इस केस में लोएस्ट पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी शायद अब की बार कितनी होगी? यस, अब की बार होगी 0। दैट मीन्स द लोएस्ट पॉइंट विल बी हैविंग अ 0 रिजल्टेंट वेलोसिटी। अर्थात इस केस में जो भी पार्टिकल, रिम का जो भी पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे आएगा उस एक पल के लिए वह पार्टिकल, ध्यान से सुने, उस एक पल के लिए वह पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वो रेस्ट पे आ जाएगा और अगले पल उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हर पार्टिकल की बारी आएगी और जो भी पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस एक पल के लिए वह पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। तो एक पल के लिए उस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे इस केस में बताओ बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे या पीछे? तो हमारा जवाब होगा कि इस केस में कोई भी फ्रिक्शन बॉडी पे नहीं लगेगी, ना राइट में और ना ही लेफ्ट में, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0। कितनी आ रही है? 0। That means there is no relative velocity and hence there is no relative motion between the contact points. So there is no need of friction in this case. तो ये बहुत ही प्यारा केस है जिसके अंदर बेशक बॉडी आगे की ओर जा रही हो, बेशक बॉडी भी रफ हो, सरफेस भी रफ हो, खूब फ्रिक्शन अवेलेबल हो, लेकिन उसके बावजूद कोई भी फ्रिक्शन इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्रिक्शन अपने आप में एक ऐसा फोर्स है जो ज़रूरत के अनुसार लगता है। तो इसी के साथ हमारे पास ये 3 केसेस हैं जिनमें एक केस में फ्रिक्शन लेफ़्ट में लग रहा है, दूसरे केस में फ्रिक्शन राइट में लग रहा है और तीसरे केस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं अप्लाई हो रहा है। तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि जो पहले के 2 केसेस हैं इनके अंदर शायद लोएस्ट पॉइंट और सरफेस के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी है। सरफेस रेस्ट पे है लेकिन जो लोएस्ट पॉइंट है उसके पास वेलोसिटी है। एक केस में आगे की ओर v माइनस आर ओमेगा और एक केस में पीछे की ओर आर ओमेगा माइनस वी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। दैट मीन्स कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में एक स्लिपिंग है। इसलिए इन दोनों केसेस को हम कह सकते हैं कि दीज आर द केसेस ऑफ रोलिंग विथ स्लीपिंग। रोलिंग विथ स्लीपिंग यानी बॉडी रोल तो कर रही है लेकिन स्लीपिंग के साथ। मगर ये जो लास्ट और स्पेशल केस है, ध्यान से देखो, बेशक बॉडी के पास मोशन है लेकिन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। सरफेस भी रेस्ट पे है और लोएस्ट पॉइंट भी रेस्ट पे है। बेशक एक पल के लिए वो रेस्ट पे आ रहा है लेकिन वह पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे आते रेस्ट पे आ जा रहा है। इसका मतलब लोएस्ट पार्टिकल और सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई भी स्लिपिंग नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। सो गाइज, दिस इज़ योर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग केस, यानी बॉडी रोल तो कर रहा है लेकिन वहाँ पर कोई स्लीपिंग नहीं हो रही है। तो बहुत प्यारे ये 3 केसेस हैं हमारे पास जिसने हमें सिखा दिया कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग क्या होता है। तो इन केसेस में हमने देखा कि केस 1 और केस 2 में फ्रिक्शन तो लग रहा है और वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि स्लीपिंग है, और लास्ट केस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ना ही काइनेटिक और ना ही स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इसको और हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे क्योंकि रोलिंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर पोर्शन आता है वो होता है प्योर रोलिंग का। इसलिए प्योर रोलिंग को हम बहुत ही डेप्थ पे जाके डिस्कस करेंगे ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। फाइन।
सो होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ तक कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग की, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग की। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस प्योर रोलिंग को और डिटेल में लेके जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग लेक्चर्स।